आज बात करेंगे हम इंडियन पॉलिटी के बारे में। इस विषय के अंतर्गत हमें भारत के संविधान के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में हमें संविधान के बारे में पढ़ना होता है। संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें संविधान में हमें वर्णित प्रस्तावना 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान नियमों एवं उपनियमों के लिखित दस्तावेज है। सबसे पहले जो संविधान बना, लिखित संविधान जो है 2 नियमों का है, एक लिखित दस्तावेज, एक अलिखित दस्तावेज। ठीक है, जो हमें बतलाता है कि देश में शाखा कैसे चलाया जाएगा, सरकार का गठन कैसे होगा। ठीक है, संविधान के बारे में हमें पता चलता है कि सरकार कैसे चलेगा। ठीक है, देश कैसे चलेगा, लोगों के बीच समाजवाद कैसे बने रहेगा, गरीबों के बीच, पीड़ित लोगों के बीच कैसे हम अपने आप को बैलेंस बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं कि गरीब है उसको अमीर का धन लूट के गरीब में बांट दिया जाए, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, उसी को हम संविधान के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, हर चीज़ का एक नियम होता है। ऐसा नहीं गरीब है तो उस अमीर का धन लूट के गरीब में बांट दिया जाए, उससे हमारे भारत का अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्य के बारे में बताया जाता है। यह बात हमें संविधान से ही बताता है, संविधान ही हमें बताता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का क्या कार्य है। ठीक है, संविधान को भीमराव अम्बेडकर जी ने एक पवित्र दस्तावेज कहा है। संविधान को जो दस्तावेज पवित्र दस्तावेज कहे हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो संविधान को लिखने में बहुत बड़ा उनका योगदान था। ऐसा नहीं कि वो अकेले ही लिखे हैं संविधान को, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका जो महत्वपूर्ण था वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी थे। जैसे होता है, जैसे क्रिकेट हो रहा है, ठीक है, हर चीज़ का एक टीम होता है। किसी टीम का मेन सदस्य, कैप्टन जिसको बोल सकते हैं, कैप्टन का जो कार्य किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किए थे। ऐसा नहीं खुद किए, उसके अंदर भी मेंबर थे। आगे बताया जाएगा आपको कितने मेंबर, कब बना, कैसे बना, कब लागू किया गया संविधान में, कितने अभी अनुसूची है, कितने अभी भाग है, कितने अभी अनुच्छेद है। ठीक है, सबको बताया जाएगा। आगे बने रहिए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक परंपरा में सर्वोच्च स्थान भारत के संविधान को ही है। ठीक है, भारत में जो राजनीतिक परंपरा है उसमें सर्वोच्च स्थान भारत के संविधान को प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि आपका गीता का प्रावधान है, आपका कुरान का प्रावधान है, आपका धार्मिक ग्रंथ का प्रावधान है, ऐसा नहीं है। देश में सबसे सर्वोच्चतम स्थान, सबसे सर्वोच्च स्थान, सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ आपका संविधान ही है। आपको संविधान के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। संविधान ही आपको धर्म के बारे में बताएगा, संविधान ही आपको नास्तिक बनाएगा, संविधान ही आपको आस्तिक बनाएगा। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग ही आपको हर कार्य को करना है, संविधान के अकॉर्डिंग ही आप धार्मिक बनिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हिंदू धर्म की संख्या ज़्यादा है भारत में तो संविधान जो है भारत के राजनीतिक परंपरा में सर्वोच्च स्थान संविधान के जगह भारत में रामायण को रख दिया जाए, भारत को गीता को रख दिया जाए, ऐसा नहीं है। भारत का सर्वोच्चतम स्थान आपका संविधान को माना जाता है, इसलिए ये भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता तथा आधुनिक भारत का मानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। अभी हम आपको बताएं, संविधान का जो लिखित दस्तावेज है लिखे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम विधि निर्माता जो थे मनु थे, इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हम संविधान का मनु बोल सकते हैं, भारत का मनु बोल सकते हैं। ठीक है, भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु था, इसलिए संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव मनु बोल सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नॉर्मली मनु बोला जाता है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बुक में लिखा हुआ। ठीक है, संविधान लिखित और अलिखित 2 प्रकार के होता है, आपको पहले बता चुके हैं। संविधान लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। कुछ देशों में संविधान लिखित चलता है, कुछ देशों में संविधान अलिखित चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। अमेरिका, भारत, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का संविधान लिखित होता है। अमेरिका, भारत, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का संविधान लिखित होता है, वही ब्रिटेन का संविधान अलिखित होता है।
ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित होता है, लेकिन अमेरिका, भारत, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का संविधान लिखित होता है। ठीक है, वही ब्रिटेन का संविधान अलिखित होता है। अभी हम आपको बताएं संविधान दो तरह का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। ठीक है, इसलिए अमेरिका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का संविधान लिखित होता है, वही ब्रिटेन का संविधान अलिखित होता है। ठीक है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे पहला संविधान जो है वो लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है सो भारत का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का संविधान है। ठीक है, मोनाको देश का सबसे छोटा संविधान है, भारत का सबसे बड़ा संविधान है, और विश्व का प्रथम या पहला लिखित संविधान जो है अमेरिका का है। हमें आशा है कि आप समझ रहे हैं और याद भी करते जा रहे हैं। ठीक है, प्रस्तावना, प्रीलिमिनरी प्रस्तावना जो है संविधान का संक्षिप्त रूप है। संविधान को संक्षिप्त रूप में अगर व्यक्त किया जाए उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। संविधान को संक्षिप्त रूप में, एक संक्षिप्त, जैसे गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को लिखा होता है कि संक्षिप्त रूप में लिखे, अपने शब्दों में लिखें, वही संविधान का संक्षिप्त रूप ही आपका प्रस्तावना है। ठीक है, संविधान का संक्षिप्त रूप ही प्रस्तावना है। ठीक है, इसे एन ए पालकीवाला विद्वान संविधान के परिचय पत्र को कहा है। एन ए पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को बताया है, संविधान में संक्षिप्त रूप प्रस्तावना कहा है। विश्व का पहला देश अमेरिका हुआ जिसने संविधान के प्रस्तावनाओं को शामिल किया। भारत में अमेरिका को अनुसरण करते हुए अपने संविधान के प्रस्तावनाओं को शामिल किया। मेरा कहने का मतलब है विश्व का पहला देश है अमेरिका जो संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। उसी का अनुसरण करते हुए भारत ने प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया। ठीक है, आप समझ रहे हैं, पहला देश अमेरिका है जो लिखित दस्तावेज, लिखित संविधान है अमेरिका को। ठीक है, वही अमेरिका प्रस्तावना को सबसे पहले शामिल किया। उसी को अनुसरण करते हुए भारत ने भी इस प्रस्तावना को शामिल किया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो बैठक हुआ, उस बैठक में एक दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू का संविधान सभा के समकक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इस उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान सभा के 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक हुआ था। समझ में आ रही बात आपको? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक हुआ। उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था। उस बैठक में, उस सभा में एक प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा के बैठक में प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को प्रस्तावना को लाया गया। उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। उसी प्रस्ताव को, उसी उद्देश्य को हम प्रस्ताव को आगे चल के प्रस्तावना करते हैं। ठीक है, 13 दिसंबर, एक लाइन में समझिएगा, कोई माथा पचांगना, एकदम लाइन बाय लाइन समझते जाइए, कोई तरह का दिक्कत नहीं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक हुआ। उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव, एक उद्देश्य लाया। उस उद्देश्य को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रस्तावना प्रियम, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मानना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति की अभिव्यक्ति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो, उनको कहना था कि जो आपका प्रस्तावना है वो रूसी क्रांति थी। रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का एक अभिव्यक्ति है। उसमें जो रूसी क्रांति का जो नारा है, रूसी क्रांति में जो लिखा हुआ है, रूसी क्रांति का जो आंदोलन हुआ था, जो नारा दिया गया था, उसी को प्रस्तावना में ऐड किया गया है। ठीक है, जो फ्रांसीसी जैसा देश तो लगभग वही था, गुलाम था किसी ना किसी तरह से। उसी को आज़ादी के लिए जो नारा था फ्रांसीसी और रूसी क्रांति का, उसी को प्रस्तावना में ऐड है, वही शब्द को ऐड है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यही मानना था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी के स्वतंत्रता, समता और बंधुता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये लाइन को याद रखिए, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का नारा दिया था। इस क्रांति के प्रभावित होकर संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता शब्द को जोड़ा गया है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के दौरान स्वतंत्रता, समता और बंधुता को नारा दिया था। फ्रांसीसी क्रांति ने नारा दिया था। उस संविधान का प्रस्तावना में जोड़ा गया है स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द को जोड़ा गया है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है फ्रांसीसी क्रांति से कौन सा शब्द को जोड़ा गया है, कौन सा शब्द को लिया गया है, तो आप बोलिएगा स्वतंत्रता, समता और बंधुता, SSB, स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द को जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है।
प्रस्तावना जो है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है प्रस्तावना में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 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 प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। याद रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आदमी का विचार सही होना चाहिए, आदमी अभिव्यक्ति होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए और उपासक होना चाहिए। इस प्रकार की प्रस्तावना में 5 प्रकार के शब्दों का स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, प्रस्तावना में 2 प्रकार के समता और असमानता की चर्चा की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की चर्चा की गई है। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, प्रस्तावना के एक बंधुता अर्थ का भाईचारा स्थापित करने की लेकर प्रावधान करता है। प्रस्तावना में बंधुता का मतलब होता है भाईचारा स्थापित करना, भाई भाई बनकर रहना, लड़ाई नहीं करना, एक दूसरे को अपने आप में सम्मानित करना, न कि वो छोटा है तो उसको अपमानित कर दिए, न कि वो लाचार है तो उसको अपमानित कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना कहता है कि आप अपने बंधुता को बनाए रखें, अपने आप को भाईचारे में बनाए रखें। ठीक है, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी के दौरान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का नारा दिया है। इसी में प्रस्तावना को शामिल किया है। प्रस्तावना में यही 3 प्रकार का चर्चा की गई है। अभी हम आपको बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि प्रस्तावना जो है वो रूसी क्रांति थी और फ्रांसीसी क्रांति की अभिव्यक्ति है। तो फ्रांसीसी क्रांति जो था 1789 के तहत बताया गया कि आपको स्वतंत्रता, समता और बंधुता का नारा जो था उसमें प्रस्तावना में ऐड किया गया है। और रूसी क्रांति 1917 के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का नारा दिया है, इसे प्रस्तावना में शामिल किया गया। प्रस्तावना में यही 3 प्रकार की चर्चा की गई है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक जो नारा दिया था रूसी क्रांति, उसी को प्रस्तावना में ऐड किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में शामिल अंग यह नहीं है, इसके लेकर विवाद चलता है रहा है, लेकिन वर्तमान में प्रदेश को यह माना जाता है कि प्रस्तावना में संविधान का अंग है। प्रस्तावना में जो है, प्रस्तावना को लेकर वाद विवाद चलता रहा। ठीक है, प्रस्तावना में वाद विवाद चलता रहा कि इसे संविधान में लागू ऐड नहीं किया जाएगा, उसको लेकर वाद विवाद चलता रहा शुरू से अंत तक। ठीक है, लेकिन बेड़ुवाद 1960 ईस्वी में एक जज थे सुप्रीम कोर्ट का, बेड़ुवाद उनका नाम था। बेड़ुवाद 1960 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के अपना निर्णय सुनाते हुए वे कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और वो संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकता है। 1960 ईस्वी में बेड़ुवाद ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनाए थे फैसला कि जो प्रस्तावना हो संविधान का अंग नहीं है, इसमें संविधान में प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, इसे संविधान में नहीं जोड़ा जा सकता। ये अपना फैसला 1960 ईस्वी में सुनाए थे। लेकिन गोलकनाथवाद ने 1967 ईस्वी में निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय, शासनीय और आत्मा है। गोलकनाथवाद 1967 ईस्वी में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहा कि प्रस्तावना जो है अपरिवर्तनीय है, शाश्वत और आत्मा है। ठीक है, उन्होंने बताया कि प्रस्तावना जो है वो भारत के लिए कुछ भविष्य है, भारत का जो है भविष्य है। फिर केशवानंद भारतीवाद 1973 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के अपने पुराने निर्णय को पलटते हुए, पुराने निर्णय जो दिए थे गोलकनाथवाद, उसको पुराने निर्णय को पलटते हुए, संशोधन करते हुए प्रस्तावना को संविधान के अंग कहा है और इसलिए संसद इसे संशोधन कर सकता है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में जो फैसला सुनाया था उसको पलटते हुए उन्होंने कहा कि भारत में प्रस्तावना को संशोधन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और इसमें होना चाहिए। ये जो प्रस्तावना है वो भविष्य फल है। ठीक है, भारत का भविष्य फल है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना का संशोधन करते हुए 3 नए शब्द को जोड़ा गया। फिर क्या हुआ, आगे चलकर संविधान का संशोधन हुआ। उस संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया। इसमें संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन करते हुए 1976 के तहत 42वां संशोधन 1976 के तहत 3 नए शब्द को जोड़ा गया। इसमें आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, प्रस्तावना को संशोधन करते हुए। ठीक है,
अभी तक प्रस्तावना सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, अभी तक जो है प्रस्तावना सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ। 26 जनवरी 1950 से जो भारत का संविधान लागू हुआ था उसके अनुसार भारत संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य था। 26 जनवरी 1950 से पूर्व, उससे पहले लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य था। लेकिन आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद भारत वर्तमान में 1950 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था, तो 1950 ईस्वी के बाद से आपका वर्तमान में भारत प्रस्तावना के अनुसार एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक से आप याद रखिए, SSPLG, जिसको संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, वर्तमान में। लेकिन उससे पहले, संविधान लागू होने से पहले भारत एक संप्रभुत्व लोकतंत्र गणराज्य था, लेकिन अभी संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, ये आपका प्रस्तावना हुआ भारत के संविधान उद्देश्य का। हम भारत के लोगों से सब प्रस्तावना शुरू होता है और यहाँ आत्मार्पित करते हुए ख़त्म होता है। अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हुए ये आपका प्रस्तावना का, भारत का संविधान उद्देश्य का ख़त्म होता है। ठीक है, अब जानते हैं कुछ मेन पॉइंट। संप्रभुत्व किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं, ये सब छोटे छोटे पार्ट्स को हम जानेंगे। संप्रभुत्व उसे कहते हैं, देखिए ऐसे जैसे हम आपको बताते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को जो है एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण से समझाया गया है, इस तरह से समझिए। जैसे आपको संप्रभुत्व संपन्न किसे कहते हैं, जो अभी पढ़े हैं आप, संप्रभुत्व क्या है, सरकार क्या है, संप्रभुता क्या है, जनसंख्या क्या है, आपका क्या भारत एक राज्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है राज होने के लिए आपका सबसे पहले आपका संप्रभुत्व चाहिए, संप्रभुता चाहिए। संप्रभुता कहने का मेरा मतलब है कि अपना निर्णय, अपना फैसला स्वयं लीजिए आप, उसी को हम संप्रभुत्व संपन्न कहते हैं। जैसे भारत आज़ादी से पहले संप्रभुत्व संपन्न देश नहीं था, उसको फैसला लेने के लिए उसमें विदेशी आक्रमक था, ब्रिटेन ने जो कब्जा किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी का जो है फैसला लेना पड़ता था। वो अपने बलबूते पर फैसला, कुछ भी फैसला नहीं लेता था। ठीक है, लेकिन अब जाके भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज है। भारत जो भी फैसला लेता है वो खुद स्वयं लेता है, केंद्र सरकार स्वयं लेता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता। उसी को संप्रभुत्व कहते हैं, संप्रभुत्व संपन्न कहते हैं। ठीक है, भारत राज है। राज होने के लिए सबसे पहले आपको संप्रभुत्ता होना जरूरी है, स्वयं मतलब संप्रभुत्ता मतलब आज़ादी होना जरूरी है। आपको फैसला लेने में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे उदाहरण हैं, आपको बताया जाएगा। समाजवाद क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी दो शब्द से मिलकर बने हैं, आप भी जानते हैं। डेमो प्लस क्रेसिया को मिलकर बना है, जिसमें डेमो का अर्थ लोग होता है, क्रेसिया का अर्थ शासन होता है। यह एक देशी शासन प्रणाली होती है जिसमें लोगों का शासन होता है, अर्थात शक्ति का अंतिम स्रोत जनता के लिए होता है। अब्राहम लिंकन, ऐसे सुनिए, एक चीज़ पढ़े होंगे आप, अमेरिका जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन जो थे वो बताए थे, आपका अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, आपका लोकतंत्र है दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। वैसा शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा भागीदारी होती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इस लोकतंत्र में प्रमुख विशेषता संग्रह, आपस बुलाने की क्षमता होती है। ठीक है, इस तरह का सरकार आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, आप आसानी भाषा में जानिए आप। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता के द्वारा चुना जाता है, प्रतिनिधि को जनता के द्वारा चुना जाता है। अगर आप थोड़ा मोड़ा भी इधर उधर करते हैं तो आपको उस पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, जनता के द्वारा चुना जाता है लेकिन जनता ही शासन करता है। ठीक है, जनता के द्वारा बल्कि चुना जाता है लेकिन शासन जनता ही करता है। इस तरह का लोकतंत्र आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र, वैसा प्रणाली जिसमें आपको जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता में ही को राज करता है, जनता के साथ राज करता है, जनता में राज करता है, जनता को राज करता है। मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम समझा भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, लेकिन आपको पहले उदाहरण पढ़िए आप। अप्रत्यक्ष लोक वैसा शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जैसे मोदी जी है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, कानून बनाकर जनता पर कानून बनाकर राज करते हैं। जैसे हम लोग पे कानून बना दिए हैं
कि आप ये नोटबंदी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हम लोग उनका इशारा पर चलते हैं। ऐसा नहीं कि उनके विरोध खड़ा हो जाए, आंदोलन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे सरकार से हटा दिया जाता है। ठीक है, जनता के द्वारा शासन करता है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं, जैसे अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस इत्यादि। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधी सी बात में जानिए कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता पे कानून बना के राज करता है। ठीक है, इस तरह की घटना, इस तरह के लोकतंत्र आपको अमेरिका जैसे, भारत, ब्रिटेन में देखने को मिलता है। गणराज्य वैसा उसे कहते हैं जिसमें राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। ठीक है, उसे गणराज कहते हैं। भारत एक गणराज है क्योंकि यहाँ राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्रपति और राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। लेकिन वही ब्रिटेन में आपका जो होता है, ब्रिटेन में राष्ट्र अध्यक्ष वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में आपका चुना जाता है, चुनाव होता है, निर्वाचित होता है, उसी के जिससे ज़्यादा मत होता है, जितना मतदान अधिक होता है, वही राज करता है, वही राष्ट्रपति बनता है, वही राष्ट्र अध्यक्ष बनता है। ठीक है, सामाजिक न्याय में आपका गरीबों में अभी बताएं आपको, इसके पहले कुछ देर पहले स्टार्टिंग में आपको बताएं, सामाजिक न्याय का मतलब वो ये नहीं होता है कि गरीबों का धन लूट के अमीरों में बांट दिया जाए, अमीरों का धन लूट के गरीबों में बांट दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। सबको एक सरकार के द्वारा नियम लगाया जाता है, नियम चलाया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, कि गरीब भी अमीर बन सके। ठीक है, सरकार उस पर नियम बनाए रखता है, कानून बनाता है, और कोई बात ना। स्वतंत्रता का मतलब आप जानते ही हैं, स्वतंत्र रहना, आपका धर्म के प्रति प्रचार प्रसार करना, आपको रोड पे सामान लेना, ये करना, वो करना, कुछ चीज़ें जो संविधान में लिखा हुआ है स्वतंत्रता के माध्यम से ही बताया जाता है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता और समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह के छोटे छोटे उदाहरण हैं, उदाहरण पढ़ के आप क्या कीजिएगा, मेंस की तैयारी करिएगा। तो बताते हैं आपको, आपका यहाँ से प्रस्तावना आपका ख़त्म हो गया। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे संविधान की अनुसूची। आपको बस इतना ही पढ़ना है प्रस्तावना में, थोड़ा बहुत प्रस्तावना के बारे में जानना है, स्वतंत्रता गणराज्य के बारे में जानना है, संप्रभुता के बारे में जानना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था इनके बारे में जानना है, अब्राहम लिंकन के बारे में जानना है। ठीक है, बेड़ुवादी में क्या हुआ था, केशवानंद भारतीवाद कौन थे, स्वर्ण सिंह समिति कब के अध्यक्षता में क्या हुआ, यही सब थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट्स को जानना है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूची। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।